ये पॉलिटी का हमारा पार्ट 12 होगा और आज के जो लेक्चर है उसके अंदर काफ़ी सारे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और देखेंगे कि आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में उनसे रिलेटेड पूछे हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो आयोग ने पिछले सालों में पूछा है उसको देखते हैं। मैंने आपको राइट टू एजुकेशन वाला आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A से ही रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जी जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का जो एजुकेशन का राइट है ये कैसा राइट है? क्या ये एक स्टैट्यूटरी राइट है? स्टैट्यूटरी राइट का मतलब ये हो गया क्या ये एक पार्लियामेंट के लॉ से बना है, या फिर देखो बना तो पार्लियामेंट के लॉ से है, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, और अगर फंडामेंटल राइट में रखा गया है तो उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो क्या ये फंडामेंटल राइट है या फिर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? तो देखो, ना तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड है और ना ही ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये देखो, ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 के अंदर। तो वहां पर एक आर्टिकल डाला गया था, आर्टिकल 21A। तो इसी के अंदर 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है। फिर सरकार ने एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लाई, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाई 2009 के अंदर। तो इसके अंदर बोला गया है कि भाई कुछ रेडियस होती है कि उसी दायरे में आपको जो है स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो जैसे मैंने कहा कि सरकारी स्कूलों में कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जो इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर खरा उतरते हैं। अदरवाइज सरकारी स्कूलों में तो बेड़ा ही कर रखा है बच्चों का पढ़ाना, मतलब फ्यूचर खराब है उनका। उनका बच्चों का फ्यूचर खराब है तो देश का फ्यूचर खराब है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो आज का आर्टिकल, काफी सारे आर्टिकल देखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कितने आर्टिकल आते हैं? देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 आता है, आर्टिकल 24 आता है। अब देखेंगे कि आर्टिकल 24 के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं आर्टिकल 23 के अंदर, और फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड किस टाइप के आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। तो आर्टिकल 23 की क्लॉजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ये जैसे लिखा हुआ है आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। देखो यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर ये ह्यूमन बींग शब्द जो है काफी है, और ट्रैफिकिंग का मतलब बहुत बड़ा होता है। देखो यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम, ये स्लेवरी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है कौन स्लेवरी शब्द भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्लेवरी शब्द यूज ना करके उन्होंने ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग शब्द का यूज किया। इसका मतलब ये होगा इसके अंदर बहुत सारे जो ह्यूमन से रिलेटेड ट्रैफिकिंग होती है, वो स्लेवरी भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। और बहुत सारे जो एस्पेक्ट जो दूसरे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको बेच सेल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इससे भी ये भी नहीं कर सकता है ना, और बच्चों को खरीद सकता है ना बच्चों को बेच सकता है। और मतलब किसी भी टाइप की कोई अगर फोर्स ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमन बींग तो सब इस आर्टिकल के अंदर उसको मना किया गया है। एक और शब्द होता है यहाँ पर फोर्स लेबर। तो फोर्स जो लेबर है इसका मतलब समझो, ये जो हमारा ट्रेडिशनल इसका जो ट्रेडिशनल नाम था वो बेगार था, बेगार। अभी उसको फोर्स लेबर बोलते हैं। तो फोर्स लेबर और बेगार का क्या मतलब होता है इसके बारे में बताता हूँ। देखो, फोर्स लेबर और बेगार का मतलब एक ही होता है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बेगार जो है ये पहले जो लैंडलॉर्ड होते थे, जैसे उनके खेतों में काम करने वाले जो लोग होते थे उनसे फ्री में काम करा लेते थे। वो फ्री में काम करा लेंगे कि भैया जैसे मान लो कि उन्होंने किसी को पैसे दे दिए थोड़े से, तो क्या काम करेंगे, एक दिन मजदूरी पर रखेंगे, दूसरे दिन जो है उनको फ्री में काम करने के लिए बुला लेंगे कि हमारे कपड़े साफ कर देना, हमारे कपड़े आयरन कर देना। तो इसको बोलते हैं बेगार, मतलब बिना किसी पेमेंट के आपसे वो काम करा लेना, इसको बेगार बोलते हैं। फोर्स लेबर क्या होती है? फोर्स लेबर देखो, फोर्स लेबर मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली का ही मैं एग्जांपल लूंगा क्योंकि मैंने दिल्ली में हजारों जगह देखा है। दिल्ली के अंदर क्या होगा, गटर साफ होते हैं यहाँ पर। तो उसमें क्या कहते हैं, जो इंसान होता है, ह्यूमन जो होता है, वो उन गटरों के अंदर जाता है नीचे, और पोटी वोटी गंदा संदा कीड़े मकोड़े सब अपने हाथों से साफ निकालते हैं। मतलब आप जिसके मतलब आपने कभी कंपैरिजन या इमेजिन भी नहीं किए होंगे, यहाँ पर दिल्ली में लोग और लोगों की पोटी सोटी का जो गटर का पानी होता है उसको अपने हाथों से साफ करते हैं, बाल्टियों से निकालते हैं। तो क्या है, वो मजबूरी में करना पड़ रहा है उनको ये।
क्यों? क्योंकि उनके पास जहाँ से जिस भी स्टेट या इलाके से बिलोंग करते हैं उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो अपने घर का खर्चा, या उनके पास कोई स्किल नहीं है कि दूसरी जगह जॉब कर सके अच्छी जगह। तो उनको मजबूरी में मतलब इकोनॉमिकली उनको फोर्स किया जा रहा है कि पैसों की वजह से कोई सारा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो अपनी इच्छा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फोर्स लेबर। समझ गए आप? फोर्स लेबर हो गई है, तो बिना अपनी आपकी इच्छा नहीं है वो लोगों की हगास मुंह साफ करने के लिए, लेकिन अब पैसों के लिए आपको, क्योंकि आपको वहाँ पर पैसे मिल रहे हैं इसलिए जो है ये साफ उनको करना पड़ता है। तो ये जो राइट है ये दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन और नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन का मतलब जो बाहर के जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये आर्टिकल 24 के बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। तो देखो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 24 के अंदर ये बोला गया कि जिस बच्चे की एज 14 साल है, 14 साल तक के बच्चे किसी भी जो हैजार्डस फैक्ट्री होती है, हैजार्डस फैक्ट्री जैसे कोल की फैक्ट्री होगी, पेट्रोल की फैक्ट्री होगी, उसमें काम नहीं कर सकते, और नॉन हैजार्डस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। जो हार्मलेस या इनोसेंट वर्क होते हैं वहां पर कर सकते हैं। जैसे घर में किसी के जो है थोड़ी देर के लिए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारा एक टाइम का खाना बनाऊंगा, तुम मुझको जो पैसे दे देना। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि उसमें भी जो है आप स्कूल टाइम पर जो है किसी लोग किसी के घर नहीं जा सकते हो। हाँ, शाम के टाइम आप स्कूल टाइम नहीं होता है, तो आप शाम के टाइम जो है मोस्टली तो वैसे दिल्ली में यहाँ पर शाम के टाइम इवनिंग शिफ्ट में भी स्कूल चलते हैं, सरकारी स्कूल। तो स्कूल टाइम में जो है आप ये जो किसी के घर में खाना नहीं बना सकते। देखो खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं होती है, उसमें कोई हैजार्ड नहीं हो रहा है आपको कि भाई आपको बहुत ज्यादा आपकी स्किल चाहिए, बस आपने स्किल के बेसिस पे खाना बना रहे हो। लेकिन स्कूल टाइम पर आप अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप बच्चे हो तो आपकी एज 14 साल या 14 साल से कम है, तब आप कोई स्कूल ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है। अब देखिए ये जो राइट है, ये हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है सब पर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, लेकिन ये राइट ऐसा है जो पूरी तरह से एब्सोल्युटली प्रोहिबिट करता है। मतलब सरकार किसी भी टाइप की रियायत नहीं दे सकती, किसी भी टाइप की फ्रीडम नहीं दे सकती, किसी भी टाइप की जो अगर कोई कहे कि भाई साहब थोड़ा सा हमको बच्चों से काम कराना है, जरा भेज दो जरा, तो ऐसा कोई भी सरकार मतलब जरा सा भी टच समझ नहीं हो सकती है, किसी भी टाइप की रियायत नहीं देखती। ये राइट अपने आप में एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिट करता है ये कि भाई बच्चों से कोई काम नहीं करा सकता है तो नहीं करा सकता है, नहीं करा सकता है। अब हम आपको रिलैक्स नहीं कर सकते कि भाई ठीक है 2 घंटे आप करा सकते हो स्कूल टाइम में, ऐसा नहीं है, नहीं करा सकता है। देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, तो रिहेबिलिटेशन फंड बनाया गया बच्चों के लिए। चाइल्ड, आप अपने मेंस के आंसर राइट वाइज कोट कर सकते हो, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड बनाया गया, और इसके लिए कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 बनाया गया, जिसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर द नेशनल कमीशन, स्टेट लेवल पर एक नेशनल कमीशन बनाया, और जो नेशनल लेवल पर एक स्टेट का नेशनल लेवल पर एक नेशनल कमीशन बनाया गया बच्चों के लिए, और स्टेट लेवल पर भी एक जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो फास्ट कोर्ट होते हैं जिनसे जो बच्चों की अगर कोई भी रिलेटेड है तो उनको जल्द से जल्द उस प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया जाए जल्द से जल्द, तो इस टाइप के कोर्ट भी बनाए गए बच्चों के लिए। तो ये आप अपने 2-3 जो पॉइंट अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो अगर बच्चों से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है तो। अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जरा ये देखते हैं। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24, ठीक है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ द 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज related to the hazardous work. Such prohibit is absolutely prohibition, बिल्कुल पूर्ण तरह से निषेध है। इस टाइप का कोई छूट छाट नहीं देगी इस आर्टिकल में। यही एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर ऐसा जो पूरी तरह से एब्सोल्यूट है। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मतलब प्रोवाइड करता है, यहाँ पर किसी टाइप का कोई अपवाद नहीं है। जैसा आपने कोई देखा था कि पीछे सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्साइज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको 2 आर्टिकल बताए, आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 कहता है कि ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स, ये पूरी तरह से बंद है, और बच्चों को आप हैजार्डस फैक्ट्रियों में 14 साल के बच्चों को आप उस फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते, तो ये भी बंद है। 2 आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पर पूछा गया ये रहा, प्रोहिबिशंस ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर। आर्टिकल अभी मैंने आपको 23 बताया ये, और यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड द माइंस, आर्टिकल 24। तो यही पूछ रहा है कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन कौन से 2 आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल 1 आता है एंड आर्टिकल 4 आता है। तो देख लो कौन सा है, आंसर हो गया सी। तो आप समझ रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, ये एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी आर्टिकल हम
इसको देख चुके हैं 17 के अंदर, तो ये नहीं आता है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सब आयोग के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन करके जाने चाहिए पॉलिटी के, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे रखे हुए, थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो आर्टिकल हैं इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, आर्टिकल 26 आता है, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। तो ये सारे आर्टिकल हम देखेंगे। देखो इस सेकुलर स्टेट्स के, इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट होने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के धर्म है, तो इंडिया सबके लिए एक जैसा ही इंस्टांस रखता है, न्यूट्रल और इम्पार्शलिटी है सभी धर्मों के लिए। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लिए स्टेट। अब आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया का हिंदू है और वो हिंदू के मंदिरों में जाते हैं, तो मुस्लिमों को कैसे हो सकता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट हो? देखो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का धर्म हो सकता है, लेकिन इंडिया, भारत, इसका कोई धर्म नहीं है, ठीक है? भारत का कोई धर्म नहीं। कभी आपको भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, भारत एक क्रिश्चियन राष्ट्र है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत भारत है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों का धर्म है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धर्म हो सकता है, राहुल गांधी जी का हो सकता है, और दूसरे जो पार्टियां हैं उनके लोग, मतलब सभी का धर्म हो सकता है, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। तो भारत का जो धर्म है वो न्यूट्रल है सभी धर्मों के लिए और इम्पार्शियल है। नेक्स्ट, अब देखो आप आर्टिकल 25 से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ, यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसके अंदर लिखा है फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। तो इसके बारे में क्या समझते हैं? देखो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब हो गया, मतलब जो भी आप इसको पढ़ना चाहो, कंसाइंस या फिर कंसंस, जो भी आप इसको पढ़ना चाहो, ये प्रोनाउंस पढ़ सकते हो। कंसंस वैसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब होता है अंदर का विवेक, ठीक है? अंदर का इंसान का जो विवेक होता है कि आज मेरा विवेक कह रहा है कि आज मैं जो है पढ़ने का मन नहीं है, या मेरे को ये इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, तो अंदर की एक टाइप की आवाज। तो देखो यहाँ पर इनके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा आर्टिकल 24 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, या कंसंस, ये क्या किस टाइप की फ्रीडम है कि भाई आप अपना जो भी किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हो, तो आप अपने भगवान के लिए कैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, अपने भगवान की कैसे भी पूजा कर सकते हो। आप जैसे मस्जिद में आप वो हाथों को फैला कर नमाज पढ़ते हैं, हमारे हिंदू धर्म में उसको हाथ जोड़कर नमाज जो है प्रेयर करते हैं, तो आप ये आपकी अपनी फ्रीडम है हिंदू धर्म की, इसमें स्टेट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दूसरा, राइट टू प्रोफेस, आप अपने धर्म को किसी भी टाइप से प्रोफेस कर सकते हो। जैसे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म कुछ विचार होते हैं, तो उन विचारों को आप प्रोफेस कर सकते हो। उन जो बिलीफ होते हैं, जो फेथ होते हैं, उनको ओपनली कर सकते हो। भाई हिंदू धर्म के अंदर ऐसा बोला गया, मुस्लिम धर्म के अंदर ये बोला गया, क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा बोला गया, तो ये सारी की सारी चीजें आपको फ्रीडम, अपने धर्म को आप प्रचार भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रोपेगेट भी फैला भी सकते हो। मतलब आप जो है एक बड़ा सा मंच सजा सकते हो हिंदू धर्म वाले, और फिर वो हिंदू धर्म के फायदे गिनवा सकते हैं कि देखो साहब हिंदू धर्म के कितने फायदे। तो अपने आप हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियनिटी, किसी भी धर्म को आप फैला सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखना, आप जबरदस्ती किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करा सकते हो हिंदू धर्म। जैसे कि कुछ दूसरे धर्मों के लोग होते हैं, उसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करा लो, या दूसरे हिंदू धर्म के लोगों को किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लो फोर्सफुली। किसी की अपनी मर्जी है तो कर सकता है, लेकिन आप फोर्सफुली किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो। तो ये बात याद करने की जरूरत है, इस पर भी आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर आर्टिकल 25 के अंदर दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो एक तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए, जो हिंदू शब्द है, इस हिंदू के अंदर आर्टिकल 25 का मतलब सिख, जैन और बुद्धिस्ट आते हैं। तो हिंदू का मतलब ये केवल ये नहीं होगा जो हम हिंदू हैं, उसके अंदर सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो आर्टिकल 25 के अंदर हिंदू धर्म का मतलब, हिंदू शब्द का मतलब ये तीन कम्युनिटी यहाँ पर ऐड की गई है, पहला तो ये। दूसरा, आर्टिकल 25 यहाँ पर एक टाइप का एक्सेप्शन है कि जो सिख होते हैं, सिख अपने साथ जो है कृपान ले जा सकते हैं। कृपान का मतलब आपने देखा होगा उनके गले में एक जो छुरी सी होती है, मैं वैसे ये छुरी नहीं शब्द बोलूंगा, उसको कृपान ही बोला जाता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो गले में टांग कर वो अपने कृपान ले जाते हैं, इवन हाथ में भी ले जाते हैं, तो उनको पूरी छूट है। लेकिन और कोई धर्म के लोगों को छूट नहीं है कि वो अपने साथ कोई तलवार हो या इस टाइप का कुछ ले जा सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल इससे रिलेटेड किस टाइप के आयोग ने क्वेश्चन पूछे जरा देखते हैं। देखो ये पूछा है, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो आर्टिकल मैंने बताया आर्टिकल 25 के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। आर्टिकल 25 के अंदर हिंदू शब्द लिखा हुआ है, तो हिंदू शब्द का मतलब ये हो गया
बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख, ये 3 चीजें जो है हिंदू के अंदर आती है, पारसी नहीं आते। तो इसका जो आंसर है इसके हिसाब से पारसी है। कौन सी इंक्लूड नहीं है? तो इसका आंसर है पारसी। पारसी जो है वो इंक्लूड नहीं है। बात करते हैं आर्टिकल 25 का नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, तो रेफर्स ये किसके बारे में था? राइट प्रैक्टिस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज के बारे में। इक्वलिटी ये तो नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी ये भी नहीं है, राइट माइनॉरिटी भी नहीं है, तो राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। देखो हमारे देश के अंदर जब भी आपको सेकुलरिज्म का लिखना चाहिए तो आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इनके बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए करीब, वरना तो फिर अपना तुम्हारा आंसर अगर इनके बिना आप सेकुलरिज्म के बारे में लिख रहे हो तो समझ लो अपने आंसर का गोबर कर रहे हो। आप अपना आंसर जो है अच्छे मार्क्स मिलेगा आपको, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग द किरपान बाय द सिख इज डीम्ड एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये कह रहा है कि भाई किस आर्टिकल के अंदर जो सिख होते हैं, सिखों को ये छूट दी गई है कि वो अपने साथ में किरपान ले जा सकते हैं क्योंकि वो उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो आर्टिकल अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 काफी क्वेश्चन पूछे गए। मैंने देखो यहाँ पर ही आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन इंक्लूड्स। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें है फ्रीडम ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, ये भी लिखा हुआ है, ये भी सही बात है। और पहले हमेशा जो निगेटिव पॉइंट है उनको हटाओ कि जो जो नहीं लिखा हुआ और जिनके बारे में आपको पता है। जैसे देख मैंने आपको बताया कि राइट टू कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन ऑफ द पीपल बाय द रिलीजियस बॉडीज। तो ये जो मतलब इस टाइप का है कि भाई रिलीजियस बॉडी सॉरी तो इस टाइप का कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है कि आप जो है यहाँ ठीक है कि आप जो किसी भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करा सको। तो ये वाला जो 4th स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे आंसर 4th स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। तो अब हमारे पास ऑप्शन 1 बचा और ऑप्शन डी बचा। आप देखते कौन सा है। अब जैसे मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन जो हमारे आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, तो मतलब हमारे आंसर के अंदर फर्स्ट आना चाहिए जो पहले वाले के अंदर आ रहा है, यानी आंसर हमारा ए होगा। राइट टू वियर एंड कैरी द किरपान्स बाय द सिख्स, ये भी आर्टिकल 25 के अंदर लिखा हुआ है। स्टेट्स राइट, देखो स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टेट कोई भी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे जो स्टेट हमारा जो हिंदू धर्म है या कोई मुस्लिम धर्म है, उसके अंदर अगर कोई किसी भी धर्म के अंदर कोई रिफॉर्म करना है तो सरकार कोई रिफॉर्म्स करने के लिए कोई लॉ लाती है तो वो भी आर्टिकल 25 के अंदर ला सकती है। तो उसके अंदर कोई ये नहीं कहेगा देखो ये साहब जो है स्टेट जो है हमारे धर्म के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, अरे आपके धर्म के अंदर कमी है इसलिए सरकार रिफॉर्म करना चाहती है। अभी मैं आपको तो इसके हिसाब से जो है ये आर्टिकल क्या बोलते हैं स्टेट, तो इसके हिसाब से जो आंसर 1 हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आसाम में होता है वो देवदासी वाला सिस्टम, तो वहां पर कोई मंदिर है तो उस मंदिर के अंदर बाबा लोग रहते हैं और वहां पर एक लड़की को, जो एक लड़की होती है 14-15 साल की, उसको बाबा को अर्पित कर दिया जाता है इनको भगवान के नाम। अब वो उनके साथ वो उस लड़की के साथ इतने सारे बाबा मिलकर रेप करें क्या करें, तो ये कौन सी बात होगी? तो ये गलत रीति है हिंदू धर्म के अंदर। तो ये जो है इसलिए ऐसी चीजों को रिफॉर्म करने के लिए सरकार कोई लॉ ला सकती है अंडर आर्टिकल 25। तो फिर ये को नहीं कहेंगे ये बाबा लोग की देखो साहब सरकार हमारे धर्म के अंदर इंटरफेरेंस करी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके धर्म के अंदर गलती है इसलिए सुधार करने के लिए सरकार लॉ ला रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, किसी भी धर्म से आप बिलोंग कर सकते हो। जो आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाकर रखे हुए होंगे, आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जैसे कि बड़े बड़े टेम्पल, मस्जिद होगी, तो उनका जो आप रख रखाव है, उनका जो मैनेज है वो खुद कर सकते हो। मैनेज टू इस अफेयर, तो इसके अफेयर आप कैसे करोगे, कैसे उसमें कब इस टाइम उसका दरवाजा खोलना है, कब उसका बंद करना है, सफाई कब करनी है, तो सारा का सारा आपका जो भी जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो सारा आपके हाथ में है। आप जो है शेयर मार्केट में जाकर या जमीन खरीद सकते हो, ठीक है, आप किसी भी सोना, चांदी, गोल्ड, आप किसी भी धर्म से वो सारी चीज खरीद सकते हो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों खरीद सकते हो। राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी, और जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे आपने 100 एकड़ जमीन खरीद ली और आप जो है या आपने शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो आप और फिर वो कंपनी आपकी होगी, तो
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी के जो उस कंपनी को कैसे एडमिनिस्टर करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें जो है जो भी लॉ है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के लॉ, वो आपको उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है मैनेज करना पड़ेगा हमको। तो ये यहाँ पर याद रखना, ये याद रखना, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 के अंदर आता है, इस पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। देखो यहाँ पर समझो, अगर सरकार, देखो सरकार आप जो है पैसे देते हो सरकार को टैक्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दो, जीएसटी देते हो, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अब सरकार के पास मान लो 100 करोड़, मान लो कि ऐसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 100 करोड़ चले गए या 1000 करोड़ चले गए। अब सरकार जो है ये कहने लगे कि साहब मैं हम अयोध्या का मंदिर बनवाएंगे या फिर मस्जिद बनवाएंगे या ये कुछ भी करेंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म को जो है सरकार पैसे मतलब प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मतलब पैसे दे रही है या कुछ भी कर रहा, फंड दे रही है, टैक्स वसूल कर रही है, ठीक है। यहाँ से टैक्स वसूल करा जा रहा है, जीएसटी में एक स्लैब बना दिया कि भैया ठीक है, हम हिंदू धर्म के लिए आप जो है अपनी जितनी भी वेल्थ है उसका 0.5% जो है आपको अपना दान करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सरकार कर सकती है? ऐसा नहीं कर सकती है सरकार। ये सब जो है हमारे सेकुलर स्टेट के खिलाफ है। सरकार किसी पर्टिकुलर लोगों पर जो है टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए। हाँ, फीस ले भी कर सकती है। जैसे आप अयोध्या में गए तो अयोध्या में आपसे जो फीस ली जा सकती है, भैया मंदिर दर्शन करने पड़ेंगे तो आपको 50 रुपए फीस है, 200 रुपए फीस है, इतनी इस टाइप की फीस ली जा सकती है। तो ये आर्टिकल 27 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 28, तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि भाई फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में कहते हैं कि जैसे मान लो कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल भी अलग अलग टाइप के होते हैं सर। एक ऐसा सरकारी स्कूल जो कि स्टेट होते हैं, स्टेट का मतलब भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटी, इनके द्वारा उसको पूरी तरह से मैनेज किया जा रहा है। मैनेज का मतलब पूरा फंड जो है इस स्कूल का यहाँ पर स्टेट्स आता है। और स्टेट की मैंने बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, स्टेट में बहुत सारी चीजें आती हैं। इवन जो पीसीएस होते हैं वो भी स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको कोई खिलाफ अगर पीसीएस के कोई खिलाफ कोई मुकदमा करना है तो आप क्या बोलोगे, स्टेट ने हमारे वायलेशन को, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट किया है। तो स्टेट की डेफिनेशन में जो है पीसीएस आ जाते हैं सारे। स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, पंचायती राज आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, बहुत बड़े हैं। SBI आ गया, LIC आ गया, यहाँ पर सरकार काम कर रही है, सरकार के स्टेक्स हैं वो सब स्टेट के अंदर आता है। इवन जिसमें सरकार की स्टेक्स नहीं है और वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की तरह काम कर रहे हैं, तो वो भी स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो एक ऐसा स्कूल जो कि पूरी तरह से सरकार के फंड पर मैनेज किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, तो आप ऐसे स्कूल के अंदर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे सरकारी स्कूल होते हैं तो वो पूरी तरह से स्टेट फंड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो फिर अब आप कहने लगो कि भाई जो है आप वहाँ पर सिख के लिए ले लेते हैं कि भाई आप जो है सबको पगड़ी बांध कर आनी पड़ेगी क्योंकि ये है, तो सिख पगड़ी बांध आनी पड़ेगी। देखिए ये स्कूल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वली सम्मान दिया जाएगा। तो आप ऐसा नहीं किसी या सभी धर्मों को बोलेंगे भाई आप सभी धर्मों के लोग जो है, कोई हिंदू के कपड़े पहन जाएगा, कोई मुस्लिम के, कोई सिख के आ सकता है, नहीं। स्कूल का अपना एक ड्रेसिंग कोड होगा और ना ही आप ऐसा बोला जाएगा कि भाई आप सिख की जो प्रेयर करो या फिर हिंदू धर्म की प्रेयर करो या फिर आप मुस्लिम धर्म की प्रेयर करो या क्रिश्चियन, मतलब किसी भी टाइप का इस स्कूल के अंदर धर्म से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं होगा बच्चों के साथ में। तो इसलिए यहाँ पर साफ बोल रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है नहीं दी जा सकती किसी भी ऐसे। देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सरकारी हो या प्राइवेट हो या सरकारी हो या फिर छोटी क्लास वाले हो या बड़ी क्लास वाले, कैसा भी हो सकता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जो पूरी तरह से होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। स्टेट का मतलब भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी है, इसके फंड से मैनेज किया जा रहा होगा, पंचायती राज के फंड से उसको मैनेज किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल 28 याद रखने की जरूरत है। अब देखो आर्टिकल किस टाइप से पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन, जरा यहाँ पर देख लो। राइट टू एजुकेशन, जो आपको बताओ जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना चाहिए। पहला हमेशा ऐसे जो पॉइंट को निकालो जो आपको पता है, जो बिल्कुल सटीक पता है। तो जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन मैंने बताया कि आर्टिकल 21A के अंदर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये यानी डी का जो आंसर है वो सेकंड है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ द टाइटल, ये मैंने आपको बताया, अबोलिशन ऑफ द टाइटल मतलब ए का जो आंसर है वो कितना है, ए का आंसर मैंने आपको पिछले वाले आर्टिकल उसमें बताया, आर्टिकल 3 नहीं, ये आर्टिकल 18 और ये 3rd ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये पता लग गया। अब ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब देखते हैं क्या 200 हम आंसर बता सकते हैं क्या।
तो ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड नहीं बता सकते भाई, 200 तो नहीं बता सकते, तो इसका मतलब एलिमिनेशन तो कर सकते हैं, मतलब ए वाले आंसर में थर्ड आना चाहिए हमारा, तो ए वाले आंसर में थर्ड यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो हम दो आंसर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब एक ये एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, एक ये एलिमिनेट कर सकते हैं ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं डी पर, तो डी में क्या कह रहा है, डी पर सेकंड वाला पार्ट, तो डी में सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि भाई डी आंसर, ये क्या डी ही आंसर है इसका। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। देखिए मैंने अभी आपको अभी आर्टिकल 26 के बारे में बताया, बी, तो बी का जो कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, देखो ये रहा। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया फ्रीडम टू मैनेज इस रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो आर्टिकल जो है ये 26 के अंदर आता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन गलत है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों गलत है, ये भी सुनो। देखो केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस आया था, ये आया था 1973 के अंदर। आयोग ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, वैसे काफी पुराना क्वेश्चन, लेकिन फिर भी गलत है। तो इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इसमें यहाँ पर। तो इस हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर सी वाले का जो आंसर है वो 4 होना चाहिए। अब तो सी में जाते हैं 4, तो इसके हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है। अब जरा देखो इसका आंसर, जबकि ये है, मतलब ये कहना चाह रहा है जो सी है और डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, सी वाले का जो आंसर है वो 1 है, यानी ये मिनर्वा मिल केस में ये जजमेंट दिया था, तो ये मिनर्वा मिल केस में नहीं दिया था, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है वो केशवानंद भारती केस में दी गई थी। तो ये जो आंसर है, मतलब पूरी तरह से अगर यहाँ पर 4 होता, ठीक है, इन्होंने जो मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम कराया, यूपीसीएस का क्वेश्चन है, वो गलत क्वेश्चन है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये वाले जो ऑप्शन है ये गलत है, और ये मिनर्वा मिल केस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। तो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं आयोग के वो गलत होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, लेकिन देखने की जरूरत है कि आयोग किस टाइप का क्वेश्चन कैसा फ्रेम कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी भी जबरदस्ती डाल दी इसके अंदर, मतलब जबरदस्ती नहीं डाली, क्वेश्चन सबको मिला जुला कर सरकार, मतलब जैसे सरकार बनती है वैसी क्वेश्चन फ्री में। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, ये सही बात है, अमेंड कर सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी जो केशवानंद भारती केस में दिया था। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, मैंने अभी आर्टिकल आपको बताया था उसके अंदर, आर्टिकल 23 के अंदर। तो इसका आर्टिकल डी का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, तो डी का सेकंड ये वाला, तो ये गलत ही है क्वेश्चन, ये यहाँ पर इसको कोई, क्योंकि इसकी वजह से, एक इस वाले ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो केशवानंद भारती केस में दी गई है, ये कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो मिनर्वा मिल केस में दी गई है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन गलत है। अब बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, और देखो 2023 में बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछा गया, कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो कि भाई 2023 में क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर से पूछा गया था, कि बेसिक स्ट्रक्चर 2023 में जो पीसीएस का यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसको क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो कॉन्सेप्ट था वो किस केस में दिया गया था। तो यहाँ पर फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन पहला बहुत बार आ चुका है, तो अगर 2023 में क्वेश्चन आ गया तो हैरानी की बात नहीं होनी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन रखा है, 1-2, मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Supreme Court of the India has propounded the doctrine of the basic structure of the Constitution in which of the following cases। तो ये था केशवानंद भारती केस वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ केरला, तो 1973 में ये केस आया था, तो इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है। तो देखो इसके मतलब जो ये सी ही आंसर है इसका, पिछले वाले क्वेश्चन में गलत दे रखा था। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करवाओ, मेरा पर्पज इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं, मेरा पर्पज है कि आपको क्वेश्चन दिखाना कि जो हमने पढ़ा है किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप कोई प्राइवेट सीरीज बैठ कर सॉल्व कर रहे हो और उसमें अनाप शनाप क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर आपको फ्रस्ट्रेट हो रही है कि हमसे ना सॉल्व हो रहा है, तो आपको जो है समझना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आयोग दे रहा है, तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसा कि आर्टिकल यहाँ पर बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो आर्टिकल 23 के अंदर ये आर्टिकल 23 लिखा हुआ है और आर्टिकल 23 के सामने उसकी क्लॉज लिखी हुई है, तो क्या ये क्लॉज बिल्कुल ठीक है, देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर बिल्कुल ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सारा पढ़ लिया, आर्टिकल 29 पढ़ाना है, 31, 32 ये सब पढ़ाने हैं मुझको, तो ये वाली बिल्कुल बात ठीक है। तो बाकी ये मैं जो आपको ये वाले जो पोर्शन है फिर से रिपीट करा दूंगा मैं आपको क्वेश्चन, ये वाला नीचे वाले जो 3 पोर्शन है बी सी डी, ये वाले मैं जो है कमिंग लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, हालांकि 2018 में आयोग का पैटर्न चेंज हो गया था, तो पैटर्न चेंज होने से ऐसा नहीं कि पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें पूछने का उसका तरीका बदल जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई उसका पूछने का तरीका बदल जाएगा, यही रहेगा सेम, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन पूछे, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2023 में वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कराता चल रहा हूँ आपको, जो जो जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से पूछा कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। अब देखिए, सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा, ये किसी दूसरे सालों में पूछा था, आप समझ रहे हो। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशंस ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग, ये बिल्कुल आर्टिकल 23 यही कहता है, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट पकड़ो। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ द मैनेज टू रिलीजियस अफेयर, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो पहले बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 29 ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने आपको पढ़ाया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द माइनॉरिटी, आर्टिकल 30 के अंदर बात हो रही है इसकी। तो अभी ये मैंने आपको लास्ट वाला नहीं पढ़ाया, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा, तो इसके हिसाब से जो है आंसर डी आंसर है, डी गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, ना कि आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 और 30 मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था, आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया आपको। तो जितना भी आपने पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर निकाल सकते हो। इतना तो आपने पढ़ लिया, तो आंसर उसका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये तो आज हमारा ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास दो ज़्यादा आर्टिकल नहीं बचे। आर्टिकल हम 32 पढ़ेंगे। आर्टिकल देखो, अब हमारे पास ज़्यादा आर्टिकल नहीं बचे पढ़ने के लिए, ये फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर, 1 लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर आप आर्टिकल ज़्यादा आर्टिकल नहीं बचे, बस थोड़े से, एक तो 32 बचा, 226 पढ़ाना है, और वो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता 226, वो हाई कोर्ट का आर्टिकल है। और एक आर्टिकल जो भी कुछ छोटे मोटे बचे हैं 30 और 29 बचा है, तो उसके बाद हमारा ये फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको साथ साथ में पिछले सालों में आयोग के द्वारा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी साथ साथ सॉल्व कराता जा रहा हूँ। तो अब हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।